Basically, today we are going to cover the following topics. The topics are introduction about the health, then what is immunity, types of immunity, what is innate immunity, what is acquired immunity. These are the topics which we are going to cover. Now, introduction. Here you can see the four pictures, and from these pictures, I am asking you the question that which इमेज शोज अ हेल्दी पर्सन। यहाँ आपको ये चारों पिक्चर्स में आपको मुझे बताना है कि कौन सा पर्सन जो है वो हेल्दी दिख रहा है। इन द वेरी फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दिस पर्सन। कैन यू से दैट दिस पर्सन इज हेल्दी? नो, योर आंसर इज नो। व्हाई ही इज नॉट हेल्दी? बिकॉज फिजिकली ही इज नॉट फिट। As you can see, physically ये किसी कोई disease है, maybe he is suffering from fever या कुछ, but physically he is not fit, so he is not healthy. In the second picture, here you can see this three person. They all are suffering from some mental trauma, or they are thinking so much, or they are not happy, they are angry. In the first picture here you can see this fellow, he is thinking so much, maybe about a money, about his career, about the future. Second picture में आप देख सकते हो this lady is sad, and in the third picture this lady is looking angry, so mentally they are not healthy. In the third picture, here you can see three people. The first one is drinking alcohol. Alcohol drinking is not good. हमारी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता है, एंड सोशली ऑल्सो इससे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. ड्रग एडिक्शन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, एंड सोशली ऑल्सो ये जो थीफ होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, या फिर ये जो ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं, इनकी वजह से काफी सोशल इश्यूज भी होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दे ऑल आर नॉट हेल्दी. फर्स्ट वाला फिजिकली हेल्दी नहीं है, ये वाली पिक्चर में दे आर नॉट मेंटली हेल्दी, एंड इन द थर्ड पिक्चर व्हाट यू कैन से दे आर सोशली अनहेल्दी. In the fourth picture, what you can see, physically this fellow is looking healthy, mentally also he is healthy, I think, and plus socially also he is healthy. So what is health? How you can define a health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease. Health क्या होती है? Health का मतलब होता है सिर्फ डिसीज एब्सेंट होना नहीं होता है, हम फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, एंड सोशली भी हम हेल्दी होना चाहिए. सो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ हेल्थ. योर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, हेल्थ को बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज इन्फेक्शन. अगर कोई इन्फेक्शन है, वेदर इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शंस जो होते हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं और ये हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. जेनेटिक डिजीजेस, they are also a very big factor for the unhealthy life, और ये भी हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं. जैसे कि डायबिटीज है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या पर्सन जो जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, उनके जो न्यू जनरेशन है, ऑफस्प्रिंग जो आती है, उनको भी क्या है, डिसीज हो सकती है. तो ये भी हेल्थ को अफेक्ट करने वाली चीज है. लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट वर्किंग, आप कुछ काम नहीं करते हो, बस सिंपली यू आर लाइंग ऑन अ बेड, यू आर ईटिंग बर्गर एंड पिज्जा, सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, आप लेजी हो जाओगे, आप में ओबेसिटी आ जाएगी. ओबेसिटी आ जाएगी तो आपको बहुत सारे डिजीजेस होने लगेंगे. तो लाइफस्टाइल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दी हेल्थ. Now here you can see the tips to remain healthy. कुछ टिप्स होती है, कुछ चीजें होती है जिसको फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज द हाइजीन. अगर हम हाइजीन मेंटेन रखते हैं, साफ सफाई मेंटेन रखते हैं, तो हमको डिसीजेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. बैलेंस डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ओवर ईटिंग भी नहीं करना चाहिए, और हमारी
जो डाइट होती है वो डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में होने चाहिए, वरना हमें माल न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Clean drinking water is also important. If your water is not clean and you are drinking unclean water, तो उससे भी हम बहुत सारी diseases हमको हो सकती है, कॉलेरा हो सकता है और भी बहुत सी diseases हो सकती है. So clean drinking water is must. Regular physical exercise keeps you fit. इससे आप फिट रहते हो, ओबेसिटी नहीं होती है आपको और आपके बहुत सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आप क्योर कर सकते हो. सो फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. And one should have a knowledge of a disease and that effect on the body. हमारे जो diseases है हमको उसके knowledge होना चाहिए कि कौन से diseases से हमको क्या problem हो सकती है, उसको किस तरीके से हमको tackle करना है, किस तरीके से हमको treat करना है. तो ये knowledge भी बहुत important है healthy रहने के लिए. वेस्ट का डिस्पोजल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली नहीं करते हो तो देर आर चांसेस कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे हमें डिसीज कॉज होती है वो हमको इफेक्ट कर जाए. कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेक्टर्स जो होते हैं वो डिसीज कैरी करते हैं और ये डिसीज को अगर हमको कंट्रोल में रखना है, हम चाहते हैं हमें डिसीज ना हो, तो हमको इस वेक्टर की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखना चाहिए. इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको मालूम होना चाहिए. एंड दिस टर्म्स आर एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी, पैथोजन, पैथोफोबिया, एंटीजन. पहले ये टर्म्स को समझ लेते हैं हम. व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? Logy, the name itself says study of something. Epidemiology is the study of spread and control of the disease. Epidemiology का मतलब क्या होता है? कोई भी जो डिसीज है उसका वो स्प्रेड कैसे हो रही है, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, उसकी जो स्टडी करना होता है उसको ही हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि वो किस तरीके से स्प्रेड हुई, उसका सोर्स क्या था स्प्रेड होने का, फिर उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. और ये पूरा एक जो लार्ज स्केल पे इसकी स्टडी होती है और इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी. एटियोलॉजी. व्हाट इज एटियोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डिसीज. एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वो डिजीज का कॉज क्या है, किस वजह से वो डिसीज हुई है, उसका मेन सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, उसकी जो स्टडी है उसको हम लोग एटियोलॉजी कहते हैं. The next term is pathogen. What is pathogen? Pathogen is any bacteria, virus, fungus or any microorganism which can cause a disease. कोई भी microorganism जो हमको disease cause करता है उसको हम pathogen कहते हैं. Next is pathophobia. What is pathophobia? Irrational fear of disease. ये एक इस तरह से आप कह सकते हो कि डिसीज से हद से ज्यादा जो डर, उसको हम लोग पैथोफोबिया बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक कैंसर पेशेंट है या फिर कोई डायबिटीज पेशेंट है, अगर उसके बाजू बैठने को भी डरते हो कि उससे हमको डिसीज हो जाएगी, जो कि एक्चुअली नहीं हो सकती है. किसी भी डिसीज से हद से ज्यादा डरना उसको पैथोफोबिया बोलते हैं. एंटीजन. Antigen is any harmful substance which enters the body which can cause body to make antibodies. कोई भी एक हार्मफुल सब्सटेंस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई केमिकल हो, कोई जहर हो, अगर वो बॉडी में आता है और बॉडी उसको एज अ एनिमी देखती है और एज अ एनिमी देख करके वो बॉडी जो है उससे फाइट करने के लिए सोल्जर्स भेजती है. वो सोल्जर्स क्या होते हैं? एंटीबॉडीज. तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके बॉडी में आने से बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे उसे हम एंटीजन कहते हैं. ओके, एंटीबॉडी पहले ही अभी बताया मैंने आपको. एंटीबॉडी क्या होती है? ये एक प्रोटीन होती है. एक्चुअली इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है किसी भी एंटीजन से फाइट करने के लिए. इसके बारे में और डिटेल हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं.
Infectious disease, a disease which can spread directly or indirectly from one person to another person, which is usually caused by the पैथोजेंस. इन्फेक्शियस डिसीज किसको बोलते हैं? वो डिसीज जो एक से दूसरे इंसान को फैलती है, जैसे कि अभी ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिसीज, ये कैसा है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तक पहुंचती है. सोर्सेस स्प्रेड होने के कुछ भी हो सकते हैं, बट अगर ये स्प्रेड होती है तो ऐसी डिसीज को हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं. एंड इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय द पैथोजन. ये पैथोजेंस किसको बोलते हैं हम? या तो किसी वायरस, या तो किसी बैक्टीरिया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये ट्रांसमिट होने वाली डिसीज होती है, फंगस के थ्रू होने वाली, ऐसी डिसीज को हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं. नॉन इन्फेक्शियस डिसीज उसका बिल्कुल उलट होगी. नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होगी? ये स्प्रेड नहीं होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और इसका यूजुअल जो कॉज होता है वो पैथोजन नहीं होगा. ये पैथोजन से कॉज नहीं होगी. इसके कॉज जेनेटिक हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है, या फिर मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम हो जाए उससे हो सकता है, ऑर्गन्स में कुछ मतलब डिसफंक्शनिंग हो जाए ऑर्गन का, उससे हो सकती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हमको किसी डायबिटिक पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आने से नहीं होती है. कैंसर, ये सारे जो डिसीजेस होते हैं ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की कैटेगरी में आते हैं. द लास्ट टर्म इज इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम. हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है, क्या क्या उस सिस्टम में ऑर्गन्स है और किस तरीके से वो फाइट कर रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या है, ब्लड बैंकिंग क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ये सारी चीजों की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं. इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? The ability of an organism to resist a particular infection or toxin by the action of specific antibodies or sensitized white blood cells. इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम डेली जो हम सांस ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, या फिर हम जो पानी भी पीते हैं, ये सारी चीजों में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे हमें डिसीज हो सकती है, बट हम डेली तो बीमार नहीं होते. अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेली हमारी बॉडी में जा रहे हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि उनसे हम बीमार हो जाए, लेकिन हम डेली बीमार नहीं होते. उसका रीजन क्या होता है? हमारे पास में खुद के डिफेंस के लिए हमारे पास खुद के सोल्जर्स हैं, हमारे पास खुद का इम्यून सिस्टम है. ये हमारी एबिलिटी होती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस होते हैं या फिर कोई भी जो एंटीजेंस होते हैं, उसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर सकती है, और रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके या वाइट ब्लड सेल से या किसी और मैकेनिज्म से वो हार्मफुल जो चीज होती है हमारी बॉडी के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. और ये जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है, इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं. हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमारी इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो हमें ये सलाहियत, ये कैपेबिलिटी ज्यादा होगी कि हम डिजीज से फाइट कर सके. जिनकी इम्यूनिटी लो होती है वो ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं. तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. Here in this picture you can see this man. इनका नाम है एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर जो है, वैक्सीनेशन का जो क्रेडिट है आप इनको दे सकते हैं. जिस तरह से आज कोरोना वायरस का पेंडेमिक हुआ है, उसी तरीके से 18th सेंचुरी में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में स्मॉल पॉक्स जो डिसीज होती, जिसे हम आज चेचक कहते हैं, उसका पेंडेमिक हुआ था और बहुत लोगों की जान गई थी उसमें. और जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, उसका जो इलाज है, उसको ढूंढने का जो क्रेडिट है वो एडवर्ड जेनर को जाता है. एडवर्ड जेनर ने क्या नोटिस किया? एडवर्ड जेनर ने ये नोटिस किया कि जो काउ पॉक्स होती है,
काउ पॉक्स भी एक डिसीज है। उस डिसीज में काउज जो होती है उनका जो मैमरी ग्लैंड होता है जहां से मिल्क निकाला जाता है, वो मैमरी ग्लैंड के ऊपर छोटे, जैसे जिस तरह से स्मॉल पॉक्स में बॉडी पे छाले आ जाते, उसी तरह से काउस को भी मैमरी ग्लैंड्स पर छाले आ जाते थे। तो वो जो मिल्क मैन है जो काउ पॉक्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनको भी हाथ के ऊपर छाले आ जाते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम, कुछ सीवियर नहीं, ऐसे छोटे प्रॉब्लम हो जाते थे। तो एडवर्ड जेनर ने क्या नोटिस किया, जो मिल्कमैन थे जिनको पहले काउ पॉक्स हो चुका था, उनको स्मॉल पॉक्स डिसीज जो है वो इतना इफेक्ट नहीं करती। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चा लिया और उस बच्चे के अंदर वो काउ पॉक्स, एक काउ थी जिसको काउ पॉक्स हुआ था, वो काउ पॉक्स के फ्लूइड निकाला, वो काउ पॉक्स का जो छोटा छाला होता है उसमें से फ्लूइड निकाला और इस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। बच्चे को स्टार्टिंग में फीवर आया और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हुए, बट वो ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया और इसमें उन्होंने क्या किया, एक पर्सन जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ था, वो स्मॉल पॉक्स में से उन्होंने वो फ्लूइड निकाल करके इस बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया और उन्होंने क्या देखा कि इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इस टेक्निक को यूज करके उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अपने पेशेंट्स को ठीक किया। आज भी हम लोग उस टेक्निक का यूज करके बहुत सारे डिसीजेस के वैक्सीन्स बना रहे हैं। जैसे अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो इसमें प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी में जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस हो चुका है, उनका प्लाज्मा जो है उसमें उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो वो प्लाज्मा यूज करके उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत से डिसीजेस हैं जिसको हम इस तरीके से यूज करके क्योर करते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है ये तो अब आप लोगों को समझ में आ गया है। इम्यूनिटी जो होती है हमारी एबिलिटी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, किसी भी एंटीजन से फाइट करके बॉडी को प्रोटेक्ट करना जो होता है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी को हमको दो कैटेगरी में पढ़ना है, पहला है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। हम जब बॉर्न होते हैं तो ये इम्यूनिटी लेकर पैदा होती है, ये हम सीखते नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम सीखते हैं तो हमारे अंदर डेवलप होती है, बट इनेट जो होती है वो क्या होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। एंड इट इज जनरल इम्यूनिटी, ये जनरल इम्यूनिटी होती है, हर पैथोजन से वो फाइट करने का इसका एक ही मैकेनिज्म होगा, कोई स्पेसिफिक वे में ये काम नहीं करती है। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता है। इनेट इम्यूनिटी को हमको दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ना है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, जनरल, देयर इज नो एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जैसे जैसे हम पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हम डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मलेरिया जो है, मलेरिया होने के बाद हमारी बॉडी जो है, पहले जब मलेरिया होगा तो बॉडी में जो मलेरिया के लिए प्रोटोजोवन है वो जब बॉडी में आएगा तो दैट प्रोटोजोवन विल बी वेरी न्यू टू द बॉडी। हमारी बॉडी जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ सेल को और नॉन सेल्फ सेल को आइडेंटिफाई कर सकती है। जब भी बॉडी जो हमारी है, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर कुछ टाइम लेती है बॉडी, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक, और ये 2 वीक्स जो होते हैं उसमें बॉडी पूरे सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये सेल्फ सेल जब हम बॉडी पूरी पढ़ लेती, उसके अलावा बाहर से जो भी सेल आते हैं नॉन सेल्फ सेल, तो बॉडी उसको एज अ एनिमी ही ट्रीट करती है। तो अगर कोई प्रोटोजोवन बाहर से आता है, बॉडी ने उसको रीड किया, बॉडी को समझ में आ गया अरे ये बाहर से आया हुआ है, ये मेरी बॉडी का सेल नहीं है,
तो बॉडी विल स्टार्ट अटैकिंग ऑन इट, ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, वो बॉडी को हार्म ना पहुंचा सके। तो ये जो है ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। जैसे कि हमने बताया मलेरिया का प्रोटोजोवन आया, फर्स्ट टाइम आएगा, बहुत ही न्यू है बॉडी के लिए। बॉडी क्या करेगी, उसको देखेगी, उसको रीड करेगी, उसको समझेगी, फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट होगी, एंटीबॉडी उससे फाइट करेगी, फाइट करके वो प्रोटोजोवन को किल कर देंगे। पहली बार जब आए टाइम लगेगा इस चीज को, ये प्रोसेस को पूरा टाइम जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। फिर उसके बाद में कुछ एंटीबॉडीज बॉडी स्टोर कर लेगी। कैसे स्टोर कर लेगी वो? कि ये मेमोरी सेल्स है, आगे अगर ये आता है तो मैं उसको पूरा रीड करने में टाइम वेस्ट ना करूं, इसलिए बॉडी उसके लिए मेमोरी सेल्स रखती है। तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ना है हमको, जो कि एक्सटर्नल। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है इंटरनल। एक्सटर्नल डिफेंस में क्या आता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन जब बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही वो एंटर करने की कोशिश करेगा तो बॉडी उसको एक्सटर्नली क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी कि वो बॉडी के अंदर ना आ जाए। तो एक्सटर्नल डिफेंस में हमको दो कैटेगरीज पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे, म्यूकस के बारे में, और केमिकल में हम सलाइवा, स्वेट, सीबम, ईयरवैक्स, HCl, बाइल एंड टीयर के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल में हम लोग, इंटरनल मतलब क्या होगा, यहाँ पर बॉडी जो है, अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारे बैरियर्स को क्रॉस करके ब्लड में आ गया, बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो बॉडी उसको ऐसे ही छोड़ तो देगी नहीं। चलो ये इसको क्रॉस करके तुम आ गए हो, ठीक है, हम तुमसे फाइट करने के लिए हमारे पास और मैकेनिज्म है और डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, उससे बॉडी क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कोशिश करेगी। जब पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, ब्लड तक रीच कर जाए, तो फिर बॉडी उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से किल करने की कोशिश करती है, जिसमें वो WBC, मैक्रोफेजेस, फीवर, नेचुरल किलर सेल, इंफ्लेमेटरी सेल, इंटरफेरॉन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये सारे मैकेनिज्म्स को यूज करके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को किल करने की कोशिश करेगी। सपोज अगर वो पैथोजन कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, उसने इन सब से भी फाइट करके और आगे तक चला गया, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा, लिम्फोसाइट सेल्स होंगे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और एंटीबॉडीज उनसे फाइट करेगी। इसका जो डिटेल है वो हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। जब पैथोजन को एक्सटर्नली रोकने की कोशिश की जाती है, जैसे कि आपको पता है इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक सा ही एक्शन करेगी। वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता है, जनरल रिस्पॉन्स होता है सारे ही पैथोजेंस के लिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ना है, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर्स। फिजिकली अगर बॉडी जो है रोकना चाहती है, एक्सटर्नली रोक रही है फिजिकल बैरियर ला करके, ठीक है। जैसे कि पहला फिजिकल बैरियर जो हमको पढ़ना है, स्किन। स्किन जैसे आप सबको पता है कि स्किन जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी, सॉरी लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इंटैक्ट स्किन जो है, इंटैक्ट मतलब कोई कट नहीं होना चाहिए स्किन के ऊपर, अगर कट होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कट से अंदर जा सकते हैं, पैथोजेंस जो होंगे वो कट से अंदर जा सकते हैं। इंटैक्ट स्किन जो होती है वो एक बहुत ही बड़ा डिफेंसिव ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। क्यों? क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे स्किन के ऊपर है, तो स्किन के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है स्किन के स्वेट्स वगैरह में, सीबम के अंदर, जो माइक्रोब्स को अंदर डायरेक्ट एंट्री लेने नहीं देता है। स्किन जो होता है इसके ऊपर जो हार्ड कैरेटिन होता है, वो इससे क्या हो जाता है, ये थोड़ा वाटर प्रूफ भी हो जाती है स्किन। तो वाटर प्रूफ होने की वजह से भी क्या है, बहुत सारी डिजीजेस से हम बच जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, बट द कंडीशन इज इंटैक्ट स्किन। अगर इंटैक्ट स्किन नहीं होगी, कट वगैरह होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाने के चांसेस
हो सकते हैं। सेकेंड, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, जो म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो नोज है, ठीक है, आपकी नोज के अंदर जो है एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज, और ये क्या करते हैं, एक चिपचिपा सा जो एक सब्सटेंस होता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो एयर में बहुत सारे डस्ट होती है, पैथोजेंस होते हैं जो बॉडी में अगर अंदर चले जाएं तो उससे डिसीज हो सकती है। तो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, उस डस्ट को और वो पैथोजेंस जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो एयर से हम इनहेल करके अंदर ले सकते हैं, बट म्यूकस उन सब चीजों को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके उसको बॉडी के बाहर क्या कर सकते हैं, उसको निकाल देता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस बॉडी के अंदर जाके कोई डिसीज ना बनाए। तो ये जो म्यूकस की लाइनिंग होती है ये सिर्फ नोज में नहीं होती है, ये आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, ट्रैकिया वगैरह में भी होती है। फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका अपर डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो लाइन्ड बाय द म्यूकस। और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम पार्ट होता है, कोलॉन पार्ट होता है, दे आर ऑल्सो लाइन्ड बाय द म्यूकस। तो ये म्यूकस जो होता है, ये म्यूकस किस लिए होता है, ताकि वो पैथोजेंस को ट्रैप कर सके और ट्रैप कर सके और बॉडी को डिसीज ना हो, इससे बचा सके। तो स्किन और म्यूकस जो है ये कैसा है, ये हमारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं। केमिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर के अलावा केमिकल बैरियर्स भी होते हैं, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं इनको। तो ये भी क्या करते हैं, पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं। तो केमिकल बैरियर्स में क्या आते हैं, स्किन जो होता है और स्किन के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रीशन, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो उनके सिक्रीशंस, स्किन जो होती है जैसे सलाइवा स्किन जो होती है स्वेट प्रोड्यूस करती है, ग्लैंड्स में जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूकस निकलता है। तो ये सारे जो सिक्रीशंस होते हैं ये केमिकल बैरियर है, ये भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को बॉडी में आने से रोकते हैं। सो फर्स्ट इज दी सलाइवा। सलाइवा जो है ये हमको बहुत सारे इन्फेक्शन से कैसा है, वो प्रोटेक्ट करता है। सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय दी salivary gland, and this saliva contains an enzyme known as lysozymes. ये जो lysozymes enzyme है, it is a bactericidal enzyme. ये बैक्टीरियाज को किल करने की प्रॉपर्टी होती है। ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके सेल वॉल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिससे बैक्टीरियाज की डेथ हो जाए। तो हमारा जो माउथ है उसमें कंटिन्यू बहुत सारा सलाइवा प्रोड्यूस होते रहता है, और ये सलाइवा जो है बहुत सारे पैथोजेंस को बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले ही मारने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज टीयर। टीयर क्या होता है, आंसू, आप सबको पता है। ये जो टीयर होता है ये भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है, आईज के थ्रू भी कोई हार्म ना हो बॉडी को, और कोई पैथोजन जो है अंदर नहीं जाना चाहिए, उससे टीयर बचाता है बॉडी को। फ्लशिंग एक्शन जो होता है टीयर का, वो इन्फेक्शन जो होता है आईज की बचाता है। देखो हमारी आंख में कभी कोई कचरा भी चला जाता है तो फौरन बहुत ज्यादा टीयर प्रोड्यूस होने लगता है ताकि वो बाहर आ जाए, वो वाटर जो निकल रहा है, जो टीयर बाहर आ रहा है उससे आ जाए। टीयर में भी लाइसोजाइम्स एंजाइम होते हैं जो क्या करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करेंगे। तो टीयर जो होता है दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ताकि वो क्या कर सके, बॉडी को कोई भी हार्म से बचा सके। स्वेट जो होता है, स्वेट कौन प्रोड्यूस करता है, स्वेट ग्लैंड्स। हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये जो स्वेट होता है इसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, और इसका जो पीएच होता है वो स्किन क्या करता है, उसको स्किन का पीएच जो है एसिडिक कर देता है। तो ये जो एसिडिक पीएच रहता है इससे बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है और फंगस है उसकी ग्रोथ जो होती है वो नहीं हो पाती है। द स्वेट इटसेल्फ इज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को वो स्टॉप करता है। व्हाट इज सीबम? सीबम किसको बोलते हैं, जैसे आपकी नोज के पास में और आपके जो लोअर लिप होता है उसके नीचे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ऑयल प्रोड्यूस होते रहता है।
तो ये ऑयल जो है वो सीबेशियस ग्लैंड होता है, वहां से प्रोड्यूस होता है एंड दैट ऑयल इज नोन एज दी सेबम। ये सेबम जो होता है ये हमारे स्किन को सॉफ्ट भी रखता है, ये भी बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज होती है, फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज होती है इनके अंदर, जिसकी वजह से क्या है ये भी बहुत सारे पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करता है। आपके ईयर में जो ईयर वैक्स होता है ये भी बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस और वाटर को ईयर के अंदर जाने से रोकता है और आपके ईयर्स जो होता है उसमें इंफेक्शन को ये प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ईयर वैक्स को आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यूजुअली बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो ईयर वैक्स को क्लीन करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर योर ईयर। नेक्स्ट इज दी HCl। HCl कहाँ प्रोड्यूस होता है? आपको पता है हमारा स्टमक जो होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें एक सेल होते हैं जिसको ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। ये ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं वो HCl प्रोड्यूस करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है ये एसिडिक होता है, जिसकी वजह से स्टमक का जो pH होता है वो कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और ये एसिडिक जो pH होता है ये इट इज अ वेरी पोटेंट किलर ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर चले जाते हैं, बट हर बार तो हम बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये सारे मैकेनिज्म्स हमको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, हमको डिफेंस देते हैं, हमको बीमारी से बचाने में हेल्प करते हैं। ओके, बाइल जूस। बाइल जूस क्या है? आपको पता है जो लिवर होता है वहां से क्या होता है? बाइल जो होता है प्रोड्यूस होता है। ये जो बाइल जूस होता है ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है IgA एंटीबॉडी वगैरह प्रोड्यूस करता है, ठीक है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बूस्टअप करता है और ये हमको बहुत सारे डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प भी करता है। Okay, now we will study the second line of defense. Second line of defense भी innate immunity का ही पार्ट है, बट जब जो पैथोजेंस होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बैरियर को क्रॉस करके ब्लड में आ जाते हैं, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है हमको उसकी जरूरत पड़ती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जैसा आपने पीछे की स्लाइड में पढ़ा है कि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करके पैथोजन से बॉडी को क्या करते हैं? बचाते हैं। तो जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें हमको पढ़ना है वो है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या है? आई होप आप सबको पता ही होगा, आपको ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा कि योर ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट। लिक्विड जो होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है और सॉलिड जो पार्ट होता है उसमें हमने पढ़े थे कि सेल्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं ब्लड कार्पसूल्स जो होते हैं, उसमें RBC पढ़ा है हमने, WBC पढ़ा है हमने, और ये प्लेटलेट्स जो होते हैं वो पढ़ा है। तो RBC और प्लेटलेट्स तो फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है, अभी हम फोकस करने वाले हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं आपकी बॉडी के, एक तरह से आप कह सकते हो कि दे आर दी सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको बचाने में हेल्प करते हैं। योर व्हाइट ब्लड सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो हमको 2 पार्ट्स में पढ़ना है, ग्रेन्युलोसाइट एंड अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स किसको बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट में एंजाइम रिच ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप सेल्स देखोगे, ये सेल्स के अंदर ये छोटे छोटे एंजाइम रिच बहुत सारे क्या होंगे? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रेन्युलोसाइट्स। जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? अग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपको 3 सेल्स पढ़ने हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। अग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हम पढ़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें बेसिकली वी विल फोकस ऑन न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं
ये लिम्फोसाइट्स जो है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, तो इसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के टाइम पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर इसके फंक्शन को समझेंगे। In the neutrophil you can see the nucleus is multilobe. न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, मल्टीलोब होता है, और ये 60 to 65% जो आपके WBCs होते हैं वो किसके बने होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के बने हुए होते हैं, मतलब 60 to 65% इनका कंटेंट होता है उसमें, और ये न्यूट्रल डाइस से स्टेन होते हैं। इनका फंक्शन क्या है ये यहाँ पर देख सकते हो आप, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं तो उस टाइम पर ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के टाइम पर ये फेगोसाइट्स होते हैं। फेगोसाइट्स क्या होते हैं, एक सेकेंड, सी फॉर एग्जाम्पल ये एक पैथोजन एंड ये एक न्यूट्रोफिल सेल है, ठीक है। सो हाउ न्यूट्रोफिल विल एक्ट, न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इसको इस तरीके से खा जाएगा, पूरा इसको खा जाएगा, और ये एंजाइमेटिक एक्शन से क्या करेगा, इसको पूरा डिग्रेड कर देगा, इसको खत्म कर देगा। सो दिस एक्शन इज नोन एज फेगोसाइटिक एक्शन। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये फेगोसाइटिक होते हैं। नेक्स्ट सेल जो आपको पढ़ना है वो है इओसिनोफिल। व्हाट इज इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स जो होता है ये एसिडिक डाइस से स्टेन होते हैं, और इनका न्यूक्लियस आप देख सकते हो, द न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, और ये एलर्जिक जो रिस्पॉन्स होते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिस्पॉन्स के टाइम पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन हो या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो तो उस टाइम पर ये ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। द थर्ड ग्रेन्युलोसाइड विच वी विल स्टडी इज द बेसोफिल। बेसोफिल्स जो होते हैं ये बेसिक डाइस से स्टेन होंगे, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब, ट्राइलोब, या यू कैन से एस शेप न्यूक्लियस भी एक तरह से इनमें प्रेजेंट होता है, और ये एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं वो देने में हेल्प करते हैं, और ये हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामाइंस जो होते हैं, ठीक है, एंड सेरोटोनिन एंड हेपेरिन भी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ये सारी चीजें जो होती है ये एलर्जीज रिएक्शन जो होता है उसमें मतलब वैसोडाइलेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करने में हेल्प करते हैं ये। नाउ ये ग्रेन्युलोसाइट्स तो हमने पढ़ लिया, अब अग्रेन्युलोसाइट्स में हम लोग डिटेल में मोनोसाइट को डिस्कस करेंगे, लिम्फोसाइट्स जस्ट थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल हमको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ना है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो है ये जैसे इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सेल्स होते हैं, इसका डिटेल हमने अभी नहीं करना है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसके बी सेल्स एंड टी सेल्स जो होते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट WBC होते हैं, एंड ये लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह भी काम करते हैं, और मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है, ये भी फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, किस तरीके से ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये माइक्रोब है और ये मोनोसाइट है फॉर एग्जांपल, तो ये मोनोसाइट्स जो होगा ये क्या करेगा, अपने एंजाइम से इसको इनगल्फ करने के बाद, खाने के बाद में उसका जो कुछ पार्ट होगा उसको अपने सरफेस पे एज अ फ्लैग दिखाएगा, ये ताकि फिर ये जो एज अ फ्लैग ये दिखाएगा, एंटीजन का जो कुछ पार्ट होगा वो क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स को मैसेज देंगे कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, तो ये इस तरीके से काम करते हैं।
आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ रहे थे। डब्ल्यूबीसीज में हमने ग्रेन्युलोसाइट्स को पढ़ा है, अग्रेन्युलोसाइट्स को पढ़ा है। ग्रेन्युलोसाइट्स किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एंजाइम रिच ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स है। ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने तीन चीजें पढ़ी है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। अग्रेन्युलोसाइट में हमने क्या पढ़ा है? मोनोसाइट्स पढ़ा है और लिम्फोसाइट्स को पढ़ा है। नेक्स्ट इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस, दे आर नथिंग बट दी लार्ज व्हाइट ब्लड सेल्स। पहले भी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो लार्ज व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है? एबिलिटी होती है कि ये कोई भी पैथोजन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम में एग्जांपल दिया है, ये रेड कलर से यू कैन सी द बैक्टीरिया। सो दिस ये जो बड़ा सा आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ माइक्रोफेज सेल। सो इट इज हैविंग एन एबिलिटी टू ईट दिस बैक्टीरियम। तो ये मैक्रोफेजेस जो सेल्स होते हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट जो होते हैं उनको ईट करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, मोनोसाइट्स, उनसे ही बनते हैं। किस तरीके से ये करेंगे? जैसे कि इनको ये बैक्टीरिया दिखा है, ये मैक्रोफेज है। जो भी इन्फेक्शन का साइट होता है वहां पर ये बहुत ज्यादा क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वहां तक चले जाते हैं। फिर उसके बाद में ये ऐसा स्यूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया को अंदर इनगल्फ कर लेंगे। उसके बाद में इनके पास में जो इंटरनली जो एंजाइम्स होते हैं, फेगोसोम, लाइसोसोम्स, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को और उसकी बॉडी को पूरा क्या करते हैं? मतलब तोड़ देते हैं। और एंड में क्या होता है? बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और ये इस तरीके से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर बॉडी के एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज फीवर। फीवर क्या होता है? बुखार जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री से ज्यादा क्या होता है? बढ़ जाता है। यूजुअली जो हमारा 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें फीवर में उसको बढ़ा दिया जाता है। ये एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है और इस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं उनको किल करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए फीवर आता है। द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस अ केमिकल कॉल्ड पाइरोजेंस। पाइरोजेंस नाम का एक केमिकल होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, और ये पाइरोजन जो होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, क्या होता है? यहाँ पर इम्यून सिस्टम पाइरोजन को रिलीज करता है। ये पाइरोजन जाकर के हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि देयर इज एन एनिमी इन द बॉडी। सो आफ्टर गेटिंग दिस मैसेज, ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने से इम्यून सिस्टम और एक्टिव हो जाता है। एंटीबॉडीज और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए जो भी सूटेबल डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए होगा वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज दी नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स भी लिम्फोसाइट्स होते हैं, but they are not T lymphocytes and B lymphocytes. They are the family of T and B lymphocytes. नेचुरल किलर सेल्स जो होता है वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को डैमेज कर देते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको पूरा किल कर देते हैं। ये कैंसर जो होता है, कैंसर सेल्स जो होते हैं अर्ली स्टेजेस में, उनको भी कंट्रोल करते हैं, और ये डायरेक्टली पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। The next mechanism in the second line of defense जो होता है is inflammatory reaction. Inflammatory reaction में क्या होता है? जैसे कि हमारे कोई बॉडी का टिश्यू जो है वो इंजर्ड हो जाए या फिर जल जाए या कुछ भी ऐसा कट जाए, टॉक्सिन्स कोई आ जाए वहां पर, तो जिससे क्या होता है कि ये जो सेल्स होंगे वहां के बॉडी टिश्यूज जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो वो डैमेज होने की वजह से वहां के जो डैमेज सेल्स होंगे वो हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं? वहां पर ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज कर देते हैं,
और वो जब वहां का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो बहुत सारे सीरम प्रोटीन्स, फेगोसाइट्स, वो सब क्या होता है उस एरिया में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर सके, या फिर अगर रप्चर है या ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हील कर सके, जो भी सूटेबल जो उसका आगे होना चाहिए प्रोसेस, वो वहां पर फिर हो जाता है। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के 4 मेजर साइट क्या है, जहां पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा वहां पर पेन होगा, वो एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, और वो एरिया जो होगा लोकल वहां पर क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, आसपास के एरिया से वो एरिया क्या होगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो वायरली इन्फेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, ठीक है, ये वायरस से इन्फेक्ट हो गया है। सो दिस सेल विल प्रोड्यूस द इंटरफेरॉन्स। ये जो इंटरफेरॉन्स होता है वो आसपास के हेल्दी जो सेल्स होते हैं वो हेल्दी सेल्स को बचाने में हेल्प करता है। ये अपने आप को, ये सेल जो होता है खुद सुसाइड कर लेगा, इंटरफेरॉन्स की वजह से क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। बट जो आसपास के हेल्दी सेल्स होंगे, ये आसपास के हेल्दी सेल्स के यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल भी वो पहुंच नहीं पाएगा वायरस, और ये हेल्दी रह जाएंगे। दे आर एक्टिव अगेंस्ट द ट्यूमर ऑल्सो। कैंसर थेरेपीज में भी इंटरफेरॉन्स का यूज किया जाता है। वो सेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर एरिया में कैंसर सेल्स जो है डेवलप हो रहे हैं, आगे के सेल्स हेल्दी है, तो यहाँ पर इंटरफेरॉन की थेरेपी दी जाती है ताकि ये पोर्शन जो है वो क्या हो जाए, वो डैमेज हो जाए, और बाकी के जो हेल्दी सेल्स है वो हेल्दी रह जाए। The last thing which you will study in the second line of defense is the complement protein. Complement proteins, they are present in the blood and usually ये inactive होते हैं. There are approximately 30 plasma proteins जो blood में present रहते हैं और inactive रहते हैं। ये लिवर में फॉर्म होते हैं और एक्टिवेट कब होते हैं, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है तो ये इनका काम क्या होता है, जो दूसरे डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाए या नेचुरल किलर सेल्स होगा, ये उनको असिस्ट करते हैं कि जो सूटेबल वो पैथोजेंस को किल करने के लिए जो सूटेबल मैकेनिज्म होगा वो उसको असिस्ट करते हैं ताकि वो उसको किल कर सके।